बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ़ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हाल। आज मेरे साथ स्टूडियो में शख्सियत मौजूद हैं। मेजर जुल्फ़कार अली गोंदल साहब ज़िली सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आसफ बशीर भागड़ साहब ज़िली सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हाजी मिर्ज़ा अब्दुल मजीद साहब सदर अंजुमन ताजरान और एजाज़ अहमद जंजुआ साहब तजियाकार। हम बात करने जा रहे हैं महंगाई और हुकूमती कारकर्दगी पर। तो सबसे पहले मेजर जुल्फ़कार अली गोंदल साहब से गुजारिश करूँगा कि मौजूदा हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही, चूँकि वो PTI से हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कारकर्दगी तो पूरी तौर पे जांचने के लिए तो मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए, लेकिन हमारी ट्रेनिंग जो एज ए पोलिटिकल वर्कर्स हुई है वो भुट्टो ख़ानदान से हुई है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़कार अली भुट्टो जो हैं वो मेरे आइडियल थे, हैं और रहेंगे। तो उस सिलसिले में जुल्फ़कार अली भुट्टो, चूँकि मैंने पहले कहा कि जी, तो उनके क्लिप से मैं एक शुरू करूँगा। अगर ये आप उसमें टीवी पे भी दिखा सकते हैं तो आपकी मेहरबानी होगी। ये ज़रा रूस से लेकर अमेरिका से लेकर हर चीज की कीमत बढ़ गई है, इसलिए उसका असर हम मुतासर हुए हैं उसका। ये नहीं कि हमने खुद बढ़ाई है इन चीजों की कीमत। मैं आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अगर हमसे इस बात में गलती हो जाती तो मैं कहता कि मैं लायक नहीं हूं हुकूमत चलाने के लिए। मैं आपको फिर कहता कि मैं नाकामयाब रहा हूं। लेकिन जब मेरे हाथ में बात नहीं है, जब मेरी हुकूमत के हाथ में बात नहीं है, जब ये दुनिया का असर है, जब ये दुनिया का दौर है, जब सारी दुनिया जैसे मैंने कहा मुतासर है इस महंगाई का, तो मैं इस सिलसिले में क्या कहूं, आप ले लें अरबस्तान और यहूद इजराइल की जो लड़ाई अब हुई है। अब ये लड़ाई, इस लड़ाई के बाद तेल की कीमत बढ़ गई है। तेल की कीमत पाकिस्तान ने नहीं बढ़ाई है, ये अरबों का फैसला है। और हमने कहा है कि अरबों के फैसले का हम खैर मख्तम करेंगे। हमने कहा है कि जो फैसला अरब करें उसका हम खैर मख्तम करेंगे। जब हम अरबों के फैसले का खैर मख्तम करते हैं, जब हम कहते हैं कि हम उनकी मदद करेंगे, हम उनके लिए कुर्बानी करेंगे, तो ये उनका फैसला है। बात ये कि आजकल ज़्यादातर शोर जो उठा हुआ है, अल्टीमेटली आप उधर ही आएंगे, हम शुरू ही उधर से कर लेते हैं कि यहाँ कीमतें बढ़ती हैं, उसी के मुताबिक पूरे वर्ल्ड में, ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया की कीमतें बढ़ी हैं। बाकी कीमत जो मुल्क हैं बड़े, अमेरिका या डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, उनका मैं कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हैं कि जी वहाँ पे तो उनका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, इसलिए उनको इसका असर नहीं पड़ता वगैरह वगैरह। या उनके मज़दूर की तनख्वाह जो है वो $200 है, अगर वो हम कन्वर्ट करें तो ज़्यादा बन जाती है। तो इसलिए जो हमारे मुकाबले के लोग हैं वो सार्क कंट्रीज़ हैं। सार्क कंट्री में पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, मालदीव है, भूटान है, नेपाल है, ये 7 मुल्क हैं, श्रीलंका है। तो उनमें से जो डॉलर से लिंक्ड है, मतलब उनकी अपनी करेंसी के साथ जो डॉलर्स की इस वक्त जो रिटेल प्राइस है वो पाकिस्तान में, मतलब बांग्लादेश में $1.04 पर लीटर है, इंडिया में 1.399 पर लीटर है डॉलर्स, भूटान में $1.021 पर लीटर है, श्रीलंका में हमसे सेकंड नंबर पे है, $0.920 पर लीटर है, और पाकिस्तान में ये 0.80। अगर आप ये वो मुल्क हैं जहाँ पे कोई डॉलर, पाउंड या यूरो की करेंसी नहीं है। इनकी करेंसी हमारे से, मतलब इनकी, मतलब जो इंडिया है वहाँ पे मैं खुद गया हूँ, कलकत्ता में लोग वहाँ पे फुटपाथ पे सोते हैं, वहाँ पे ही कंसीव करते हैं, बच्चे भी उनके झोंपड़पट्टियों में होते हैं। तो वहाँ पे जिनके एक बहुत बड़ी तादाद भूख के अंडर पॉवर्टी लाइन ले रही है, वहाँ पे $1.021 पर लीटर है। तो ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, इसमें आप इसको गवर्नमेंट से लिंक नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता ये है
आज से 3 साल पहले जो ओपेक प्राइस 2018 में थी जब नवाज शरीफ ने छोड़ा, तो उस वक्त वो थी $35 पर बैरल और अभी है $87 पर बैरल। जी आसिफ बशीर बागी साहब क्या कहेंगे? उसमें वो जो देते हैं उस वक्त देखें जब वो 35 पे खरीद के आपको 110 नवाज शरीफ साहब और 114 रुपए तक ये आपको पर लीटर दे रहे थे, तो उस वक्त जो टैक्स था वो राउंड अबाउट 40 रुपीज़ पर लीटर था। और अभी जो है अगर आपको 128 भी देना है तो इसमें 8 रुपीज़ पर लीटर जो है टैक्स है। टैक्स जो है गवर्नमेंट ने अवाम को रिलीफ देने के लिए, जो आप इसको कंपैरिजन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से नहीं करेंगे तो फिर ठीक है जी, पहले 100 का था अभी 128 का हो गया, वो ठीक है। लेकिन अगर बात हुई है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के लफ्ज़ों में भी उस वक्त भी ओपेक डिसीजन लेता था, अब भी ओपेक डिसीजन लेता है। हाँ, जहाँ तक इमरान खान के करैक्टर की बात है, उनकी अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी की बात है, मैं 2 लीडर जो हैं इस वक्त पंजाब में जिनका, एक इमरान खान है, इसने अपने इलेक्शन के गोशवारों में अपनी जायदाद जो शो की है उसने कहा कि 300 कैनाल मेरी लैंड है, उसकी कीमत 76 करोड़ है और पर कैनाल जो है 25 लाख और 33,000 लाख पर कैनाल उसकी प्राइस बनती है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी मेरी 25,000 कैनाल मेरी प्रॉपर्टी है, इस सारी की कीमत सिर्फ 40 लाख है और 160 रुपया पर कैनाल जो है ये इनकी है। और बाकी जिस तरह इनके प्लेटलेट्स गिरते हैं और चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर गिरते हैं और फिर ये कैलिबर फॉन्ट ईजाद करा लेते हैं। लेकिन मैं कम से कम ये कहूँगा कि इमरान खान के आज तक, अभी ये पीछे जो पंडोरा लीक्स हुई हैं तो सारे बड़े बगले मचा रहे थे कि इमरान खान की कोई निकल आएगा, जब नहीं निकला तो फिर उन्होंने कह दिया उसके बच्चों पे अटैक करना शुरू कर दिया। जो पर्सनल करैक्टर है, मतलब पुराने हमारे इस्लाम के शुरू के दिनों में भी कोई एसी नहीं होते थे, कोई कंप्यूटर नहीं होता था। मैटर क्या करता था, उस जौ खाने के ज़माने भी जो मैटर करता था वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करैक्टर मैटर करता, जो कौमों को ऊपर लेके जाता है। इमरान खान का जो फाइनेंशियल करैक्टर है वो अबाव बोर्ड है, उस पर अगर कोई किसी पे एक्यूजेशन हो जाए, मतलब एक एविडेंस आ जाना, सबूत मिल जाना, वो और बात है। अगर जुल्फी बुखारी पे अगर एक्यूजेशन सिर्फ इल्ज़ाम लगे तो भाई साहब लंदन बैठे हैं, यहाँ से वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। यहाँ तो वेस्पे वाला जब हेलीकॉप्टर पे पहुंचा, इल्ज़ाम लगा तो उसको और हेलीकॉप्टर मिल गया, ठीक है। एवन फील्ड के जो पैसे हैं, पनामा लीक्स जो पैसे हैं, वो इस अवाम के पैसे हैं और ये कहते हैं हमारे पाकिस्तान में भी कोई घर नहीं। जी तो कम से कम ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो इंटरनेशनल इस कोरोना के हालात में, आपको पता है कोरोना के हालात में ग्रोथ रेट अमेरिका का है वो डाउन हुआ है, कनाडा का डाउन हुआ है, यूके का डाउन हुआ है, वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी हिट हुई है। ये पाकिस्तान की वैध मुल्क है जिसकी इकोनॉमी ग्राउंड नहीं हुई, वरना वहाँ तक तो ये कि लोगों की इकोनॉमी जो है ग्राउंड हो गई। जी आसिफ बशीर बागी साहब। मलिक साहब, मैं क्योंकि आपने स्पेसिफिकली एक ही जो है वो क्वेश्चन आपने किया, वो आपने पीडीआई गवर्नमेंट का जो उसकी कारकर्दगी थी वो पूछी, और साथ में आज का हमारा जो टॉपिक है जो मुझे लगा है वो यही है कि महंगाई के हवाले से। तो इसमें जो मेजर साहब ने डिस्कशन की है, ये बात एक लिहाज से ये दुरुस्त है कि जो अगर जो प्राइसेस हैं अगर उनको बाकी मुल्कों से कंपैरिजन किया जाए, उसमें आपका जो हमारा खित्ता है इसको किया जाए या मगरब को किया जाए, यूरोप को, अमेरिका को भी किया जाए, तो लामहला अगर उनकी करेंसीज में जाएं तो फिर तो जो कीमतें हैं वो प्राइसेस काफ़ी कम है। लेकिन अगर उनको रुपए में आप कन्वर्ट करें तो सारों का आप कंपैरिजन बेशक कर लें कि रुपए में कन्वर्ट करके पाकिस्तान से वो प्राइसेस ज़्यादा हैं। लेकिन देखना हमने ये है कि अगर यूएसए में पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करके, मैंने 7 कंट्रीज की बात की है, मैंने 7 कंट्रीज की बात की है, मैंने यूएसए की या यूरोप की बात है। अगर 300 रुपये पेट्रोल है तो वहाँ पे यूएसए में एक दिन में बंदा 15,000 रुपये कमाता है। अगर आप 7 कंट्रीज में आ जाए, इंडिया में आ जाए, इंडिया का जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो पाकिस्तानी रुपयों में 200 रुपये 210 रुपये के हिसाब से वो बनती हैं। लेकिन इंडिया में जो बंदे की दिहाड़ी है, जो मजदूर की
एक दिन की आमदनी है वो 2000 रुपये है। मतलब हम उसका अगर कंपैरिजन उस लिहाज से इंडिया के कौन से बता दें। और अगर आप बांग्लादेश में जाएं तो बांग्लादेश में पाकिस्तानी करेंसी में बनती है 175 रुपये, और 175 रुपये अगर बन के तो वहाँ पे बांग्लादेश में भी जो मजदूर की दिहाड़ी है, जो पाकिस्तानी करेंसी में मैं बात कर रहा हूँ, उनकी करेंसी में तो कम है, पाकिस्तानी करेंसी में वो भी तकरीबन 1800 रुपये बनती है। लेकिन मेरा मकसद ये सिर्फ क्योंकि ये स्टैटिस्टिक उन्होंने बताया तो मैंने कहा चले मैं इस पर कर लूँ। मैं समझता हूँ कि महंगाई मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इंडिया के कौन से हिस्से में 2000 रुपया पर दिहाड़ी पर डे जो है वो किस मजदूर की तनख्वाह है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ये तो ज़्यादा दूर के लोग नहीं हैं। मेरा मकसद कहने का ये था कि सिर्फ फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़ी इस पिछले 3 साल में। आप अगर ये तो इंपोर्ट की चीजें हैं कि फी बंदा आमदनी में भी इजाफा हुआ है। नहीं मैं गुजारिश सुन लें, आमदनी में इजाफा तो अगर हुआ है तो वो मेरी समझ से तो बाहर है, लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि चीजें अब सीमेंट जो है वो सिर्फ खालिस्तन पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, यहाँ इसमें कोई चीज इंपोर्ट नहीं होती। सीमेंट की प्राइस जो है आपको पता है कि 1 साल में सीमेंट की प्राइस डबल हुई है, 400 रुपये से 700 रुपये प्राइस हो गई है 1 साल में। सरिया 540 रुपये, सरिया एक साल में 100 रुपये से 170 रुपये तक गया, ये 1 साल में। मतलब मैं खुद खरीदा है, 1 साल पहले मैंने खुद खरीदा है, यहाँ पे मंडी में घर बना रहा हूँ। 1 साल पहले जो खरीदा था वो 100 रुपये था। अदवायात की कीमतें बढ़ी हैं। मैं सिर्फ ये जो फ्यूल की प्राइस मैं मान लेता हूँ कि पाकिस्तानी करेंसी में बाकी दुनिया में ज़्यादा होगी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर हमने वो प्राइसेस वो देनी है पाकिस्तान में, तो हमें चाहिए कि जो मजदूर की दिहाड़ी है या ज़मींदार की, किसान की जो फसल की कीमत है, हमें वो भी देनी चाहिए। और जो मुलाजमीन हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हैं चाहे वो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ानी चाहिए। अब मेरा ड्राइवर है तो आज से 1 साल पहले मैं उसको 22,000 दे रहा था, अब भी मैं उसको 22,000 ही दे रहा हूँ। सरकारी मुलाजिम है, उसकी भी 10% अगर तनख्वाह बढ़ी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये इस गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। मजदूर आज से पिछले साल जो भुट्टी की कीमत थी, जो गन्ने की कीमत थी, जो चावल की कीमत थी, जो मुंजी की कीमत थी, हमने कंपैरिजन उससे करना है। अगर जमींदार की जिनस की कीमत जो है वो पिछले साल अगर जो सुपर बासमती थी वो 1500 रुपये में बिकी है पिछले साल, और अभी जो इनपुट है फर्टिलाइजर DAP खाद इस वक्त 6800 रुपये की, मैं खुद जमींदार हूँ, मैं फर्टिलाइजर लेता हूँ पूरा साल। मैंने जो इस साल में लेनी शुरू की थी जब मेरा सीजन शुरू हुआ था फिश फार्मिंग का, 4000 रुपये में ली थी। 1 साल में 4000 से 7000 रुपये आ गई, तकरीबन 1800। बिजली की बिल 5 रुपये यूनिट था, एग्रीकल्चर यूनिट था, अब 12.5 रुपये एग्रीकल्चर यूनिट है। मैं सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि अगर हम सिर्फ फ्यूल की प्राइसेस पे आके कि जी अमेरिका में इतनी है, इंडिया में इतनी है, तो लिहाजा वहाँ ज़्यादा है, हमने देखना ये है कि अगर एक ज़मींदार जो है जिसकी मुंजी जो थी वो पिछले साल 1500 रुपये में आई और उसकी जो इनपुट थी वो 4000 की खाद थी, वो डबल होगी, बिजली का बिल डबल हो गया, अभी उसकी फसल कम से कम 3000 रुपये में होगी तो उस बेचारे का गुजारा होगा। और आपको मैं ये बता दूं कि अब जो मुंजी की कीमत है वो 1500 से रिवर्स होके 200 नीचे आके 1300 रुपये पे आ गई है। इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया, स्टील का बताया, सीमेंट का बताया, इवन बजरी, आप ये जो मतलब जो लोकल बिल्कुल यहाँ से सरगोदा से निकलती है, वो सारी चीज़ें असल में मैं समझता हूँ कि क्योंकि जो फ्यूल है वो खालिस्तान गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, फ्यूल लेवी लगाना और उस पर, क्योंकि गवर्नमेंट बाज़ औक़ात कंप्रोमाइज करती है कि उसकी फ्यूल लेवी जो टैक्स होता है वो कम करती है, और कोशिश करती है, ये भी कर रहे होंगे, हर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि फ्यूल, और अभी फ्यूल की प्राइसेस वाकई ही बढ़ रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ रही हैं। लेकिन हमने देखना ये है कि जो आपने कारकर्दगी का सवाल किया था तो उन्होंने तो जवाब दे दिया कि बंदा ठीक है। मैं अब बंदे ठीक भी कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ बंदे ठीक को इस पाकिस्तानी कौम ने 24 करोड़ लोगों ने बंदे को चाटना तो नहीं है, बंदा ठीक है। देखना यह है कि उसकी अहलियत क्या है, क्या हुकूमत नाम की कोई चीज़ पिछले 3 साल में इस मुल्क में थी? बिल्कुल नहीं थी। इस पंजाब में थी? बिल्कुल भी नहीं थी। आप अपने ज़िले की ले लें, आप भी यहाँ रहते हैं, मैं भी यहाँ रहता हूँ, मेजर साहब भी यहीं हैं। हमारे ज़िले में मुझे पिछले 3 साल में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। इनकी पार्टी ने, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मंडी बहाउद्दीन ज़िला जो था वो भी ठेके पे दिया हुआ, मतलब वो भी आगे सबलेट किया हुआ था। और इस ज़िले में कानून नाम की किसी किस्म की, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि जिसमें
कोई बेहतरी आई हो, बल्कि जो जहाँ तक पिछली गवर्नमेंट्स होती हैं उनके अपने पैरामीटर्स होते हैं। 2008 से लेकर 13 तक हम उस गवर्नमेंट में हम हिस्सा रहे हैं। तो मतलब PPP की गवर्नमेंट ने हमने पंजाब को ठेके पे दे दिया था, नून को। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और मैं और आप उस असेंबली में थे, वो बन सकती, लेकिन इस तरीके से ठेके में नहीं दिया, ठेके में दिया। गिलानी साहब ने उस वक्त, मैं और आप दोनों, हमारे 3 साल हमारे कंट्रोल में था। पूरा पंजाब सवाए पहले साल के जो हमारे कंट्रोल में था, वो भी आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मतलब गिलानी साहब ने इतने PPP के लोगों के काम नहीं होते थे जितने PMLN के MNS के होते थे। ये ख्वाजा सफ्तर और वे जो याद अहमद जंजुआ साहब, ये फरमाइएगा कि एक आम बंदे को हुकूमत से क्या चाहिए होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 94 का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे मलिक रऊफ ज़ुबैर साहब का, कि इन्होंने इस वक्त मंडी बहुद्दीन की क़यादत को यहाँ पे बुलाया और आवाम को इन मसाइल से आगाह करने के लिए मेरी ड्यूटी पे लगाई। तो गुजारिश ये है कि आवाम को, तो आज ये दोनों कायदीन जो बैठे हैं कभी पीपल्स पार्टी के साथ रहे थे और उनका नारा ये था, रोटी कपड़ा और मकान। ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं, इसके अलावा सेहत और तालीम है। अब ये देखना है कि ये दोनों पार्टी आज तक अपने नारों में नाकाम रही हैं, ना तो आवाम को रोटी कपड़ा और मकान मिल सका है, और जो रहती सहती कसर थी PTA की गवर्नमेंट वो निकाल रही है आवाम की। देखिए, ये जो होते हैं ना बजट के या वो अदाद शुमार में उलझा के अवाम को ये देना कि ये अमेरिका में ये हो रहा है, फलां पे ये हो रहा है, फलां पे ये हो रहा है। देखिए, पाकिस्तानी अवाम को रोटी चाहिए। अब देखें, पाकिस्तान में जो मुलाजमीन है, बागर साहब ने उसकी निशानदेही की, और ये एक हकीकत, इतनी तलख हकीकत है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं उनको कोई पता नहीं है कि गरीब रेहड़ीबान का गुजारा कैसे होता है, एक मजदूर का गुजारा कैसे होता है। देखिए, पार्लियामेंट में इन अरकान असम्बली ने तो अपनी तनख्वाहें 3 गुना बढ़ा ली, खुद बढ़ा ली, जबकि जो सरकारी मुलाजमीन है, छोटे मुलाजमीन है, फिर होता क्या है, एक जो सबसे बड़ा गोरख धंधा आवाम के साथ किया जाता है कि 10% तनख्वाहें बढ़ा दी जाएं और 15% बढ़ा दी जाएं। उसमें जो DC साहब बैठे हैं, जो उसके बाद IG साहब है, DIG साहब है, सेक्रेटरी साहबान है, उनकी तो लाखों में तनख्वाह बढ़ जाती है, और जो नायब कासिद है बेचारा, उसका 100 रुपया बढ़ता है। क्या उसके बच्चे नहीं हैं? क्या उसने रोटी उस गंदम की नहीं खानी जिसकी चीज सेक्रेटरी साहब खा रहे हैं? ये एक ऐसा गोरख धंधा है। बल्कि आज इस वसातत से मैं अपने हुकूमत को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप इजाफा करना चाहते हैं तो आप फी मुलाजम 1000 रुपया, 2000 रुपया, क्योंकि जो अफसरान हैं उनके पास तो पहले वसाइल की कमी नहीं है। इन अशूब से जो तकलीफ हो रही है वो तो आम आदमी को हो रही है, छोटे मुलाजमीन को हो रही है, और आप उनको मजीद पीस रहे हैं। इसके बाद आ जाती है आवाम, जो महंगाई का रोना रोया जा रहा है। तो आप देखें, बांग्लादेश जिसको हमने 71 में वो क्या कहते हैं, बोने समझ के एक मुल्क अलहदा कर दिया गया कि ये लोग काबिल इज्जत नहीं हैं, या आप समझ लें हमने उनको मैंने तारीख में पढ़ा है कि कमी समझते थे कि ये नाहल लोग हैं, ये घटिया लोग हैं, ये गंदे लोग हैं। आज उन्होंने कैसे ग्रोथ की, और जो हम VIP लोग थे, जो हम जागीरदार थे, जो बडेरे थे, जो सरमायादार थे, जो दुनिया में अपना एक नाम रखते थे, उनका हाल देख लें और उनका हाल देख लें। अभी पेट्रोल की बात की बाग साहब ने कि वहां पे 1800 रुपया दिहाड़ है, और इंडिया में 1800 रुपया मैं अर्ज करने लगा सर, उसका कुछ सबूत करने लगा ढाका से। सर आज आप गूगल सर्च करें, गूगल सर्च कर लें। सर एक मैं अर्ज करता हूँ ना जी, मेरे साहब ऐसे ना करें ना सर, आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, आवाम की बात भी सुनने का हौसला रखें ना सर। अच्छा, उसमें इंडिया में ढाका का अपना जो इंडिया में दिल्ली में 2000 से 2200 रुपया मजदूर की दिहाड़ी है, जबकि बांग्लादेश में 1600 से 1800 रुपया दिहाड़ी है। आपके पास सबूत भी है या तो अच्छा इजाज़त अहमद जंजुआ साहब, मिर्जा हाजी अब्दुल मजीद साहब, आप ये फरमाइए, आप किस नज़र से देखते हैं हुकूमत की कारकर्दगी को? मौजूदा हुकूमत जो है तकरीबन 3.5 साल जो है वो पूरे कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये सबको बुलाया इधर। मैं इस नज़र से देख रहा हूँ कि जो हमारे पहले 20 या 25 आदमी को खाना नहीं मिलता था, अभी 100 आदमी को खाना नहीं मिल रहा है इस हुकूमत में, ठीक है। और करप्शन जो है, जितनी मैंने इस हुकूमत में देखी है, ये छोटे तबके की थानों में होगी, अदालतों में होगी, ये सारा
बल्दिया में हो गई, इधर सब कुछ हम देख रहे हैं। हम भी सारा दिन शहर में होते हैं। इतनी मैंने आज तक, हमारी भी 60 साल उम्र हो गई है, मैंने नहीं देखी। कोई आदमी को, किसी को हुकूमत का डर नहीं है। रोड के ऊपर खड़े होकर पुलिस वाले करप्शन कर रहे हैं, ट्रैफिक वाले कर रहे हैं, बल्दिया वाले कर रहे हैं। इधर मजिस्ट्रेट जो है अगर 1000 रुपए की सब्जी वाला बेचता है तो 5000 का उसको जुर्माना होता है। इसके बावजूद हमारी हुकूमत जो है वो फेल हो चुकी है, इसमें कोई कारकर्दगी नहीं है। तब्दीली आपको कहीं पे नजर नहीं नजर आई और किसी इदारे में है, आनी भी नहीं। मैंने खुद इस पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी को वोट दिए हैं, इस पार्टी का हूँ। उसके बाद जो है हमारा इस हुकूमत ने गरीब आदमी से रोटी छीन ली है। देखो 25% पहले मांगते थे, अभी 100% आदमी मांग रहा है। रोटी नहीं मिल रही, कपड़ा नहीं मिल रहा, मकान नहीं मिल रहा। आदमी जो है सड़कों पर लेटे हुए हैं। मनशियात फरोश इतने हैं हमारी, खासकर मंडी बहाउद्दीन में, ना डीपीओ को ख्याल है ना डीसीओ को ख्याल है। बस सब्ज मंडी में जाते हैं, उनको 5000 जुर्माना करते हैं, 10 करते हैं कि खजाने में पैसे आए। ठीक है, ये नहीं है कि हमारे बच्चे जो है भूख के मर रहे हैं या नशा करके मर रहे हैं। ये हमारा शफकतबाद है। मैं खासकर करूंगा जलाल शाही का डेरा, उधर जाकर देखो, मैं 105 आदमी दिखा देता हूं जो नशा फरोश करते हैं और सारे पुलिस वाले ये मिलजुल कर करा रहे हैं। क्या ये हुकूमत ने उनको रोकना है या हमने रोकना है? आपने भी नहीं रोकना, हुकूमत ने रोकना है। हुकूमत जो है सिपाही से लेकर SHO तक साथ मिली हुई है। जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, गरीब के लिए कुछ भी सोचा नहीं जा रहा। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि गरीब आदमी का सोचोगे तो आप भी इंशाल्लाह आपको दुआएं भी मिलेगी। और देखिए जी, मिर्जा साहब की जो बात है कि यहाँ पे और बारट साहब की बात है, एक चीज़ है, देखें कोई ये नहीं है कि जिद करके बैठ जाए। नहीं जिद नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जिद नहीं कर रहा। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि PTI ने डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन और चंद और ज़िले जो हैं वो PMLQ को ठेके पे दे दिए हैं। इसमें हम मानते हैं, तस्लीम कर रहे हैं। ठीक है, ये हकीकत है, सुना तस्लीम करने में क्या है। और उसकी वजह से जो अभी हमारे जो भी पिछले अपना DPO साहबान है, उन्होंने कोई अपनी मर्जी से SHO लगा ही नहीं सकते। तो ज़ाहिर है जब वो किसी ने जरिए लगते हैं उनको खुश रखते हैं। बाकी मनशियात फरोशी बिल्कुल बढ़ गई है, भीख बहुत बढ़ गई है, मनशियात फरोशी ऑर्गेनाइज्ड है। और अदारे जो हैं हमारे, मतलब जो मंडी बहाउद्दीन के जो थाने हैं वहाँ पे करप्शन बड़ी है। तो देखिए ये तल्ख हक़ाइक़ है। मतलब मैं गवर्नमेंट को, और इसको हमने अपनी क़यादत तक ये बात पहुँचाई है, ठीक है। तो ये हकीकत है, ये हकीकत है। लेकिन मैं कम से कम जो रे ऑफ होप मुझे है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये कोलिशन गवर्नमेंट्स के मसाइल होते हैं। मतलब ये कोलिशन गवर्नमेंट हमने रखी है PUP की और PMLN में, जिसमें बागड़ साहब और मैं इकट्ठे थे, उस वक्त भी हमें मसाइल थे। तो मेरे साहब तब्दीली कैसे आएगी, बेहतरी कैसे आएगी अगर ऐसे चलता रहा? तो अवाम ने तो आपको वोट जो है तब्दीली के लिए दिया था ना। आप आगे से ये कह दें कि ये जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट, मतलब ये हकीकत, जिस तरह मैंने मिर्जा साहब की बात को कह रहा हूँ कि ये हकीकत है कि मनशियात फरोशी बढ़ी है, थानों में रिश्वत मतलब मंडी बहाउद्दीन में बढ़ी है, यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस PMLQ की बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब इसमें तो ये मेजर साहब देखो ना नहीं, लेकिन उससे पहले मतलब जब हम सारे यहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग जीते हुए थे तो नून के लोगों को उस वक्त उनकी इंटरफेरेंस भी थी, ठीक है। हमें पता है कि उस वक्त मतलब बहुत सारे मसाइल पे, लेकिन इतनी इंटरफेरेंस तो नहीं थी ना। नहीं इस मतलब लेकिन शहबाज शरीफ के दौर में देखे ना, वो हमें कहते थे कि जी आप कैबिनेट छोड़ दें, हम कहते थे नहीं, हमने नहीं छोड़नी। तो ये मसाइल हर कोलिशन गवर्नमेंट का। अच्छा मेजर साहब, कहा यह जा रहा है, बातें ये हैं कि हुकूमत का जाना ठहर गया, इस पे आप क्या कहेंगे? हुकूमत आने जाने वाली चीज़ है, ये इसमें आती जाती है। आज 5 साल बाद इलेक्शन, 2-3 साल बाद हो गए, अगर अवाम ने वोट। मगर साहब आपको क्या नजर आ रहा है? मैं तो कहता हूँ कि वो दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया। एक पेज पे नहीं है। मेरी बात पूरी हो रही है। पहले हाजी साहब की बात आप सुनिए। मैं पहले तो ये बताता हूँ कि जब ये इस्लामाबाद पिंडी में नारे लगते थे कि जब भी पेट्रोल बढ़ेगा और उस दिन कौन चोर होगा, वजीर आजम चोर होगा। अब वो हमारा वजीर आजम किधर है? मैंने वोट भी वजीर आजम को दिए हैं, MNA साहब को भी दिए है। जब मैंने अपना
कानूनी हलफ उठाना चाह, सर जी मेरी एक मिनट बात सुन, मैं सर कानूनी हलफ उठाना चाह तो इसी पीटीआई ने 10 डाले उधर होटल में भेज दिए कि इधर आप हलफ नहीं उठा सकते, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान नहीं है, हम नहीं उठा सकते। पीटीआई का बस यही काम है और काम कुछ भी नहीं कर रहा है। इमरान खान साहब ने बोला था कि जब भी कोई चीज महंगी होगी तो वजीर आजम करप्ट होगा। अब वो वजीर आजम किधर है मुझे तो नजर नहीं आ रहा। ये तो हर आदमी जो है ना जवाब देने दें मेजर साहब, जवाब देने दें। आपका $35 मैंने कहा ना 3 साल पहले था, 18 में $35 से आपने इंटरनेशनल मार्केट से आपने पेट्रोल खरीदा। अभी आप 87 में जब 35 से खरीदा था तो उस पर लेवी जो थी वो 35 से 40% थी। अगर अभी आप $85 का $87 का ले रहे हैं और उसमें लेवी कम करके 8% है, अगर आप उस रेशो से बढ़ाते तो अभी 200 से ज्यादा बागड़ साहब आपको ये गोरख धंधा, आपको बागड़ साहब ये गोरख धंधा समझ आ रहा है कि बंदा ठीक है और ये जो रेट है वो आलमी मंडी में भी ये हुआ, तो थोड़ा सा बताएं जिन लोगों को ये वादा किया गया। सर जी ये तो रेशो उनको सोचनी चाहिए थी ना कि ये बढ़ेगी या कम होगी। आपको सुनाई है क्या बागड़ साहब उससे इत्तेफाक नहीं करते? सर मैं अर्ज कर दूं, नहीं आप उसे इत्तेफाक करते हैं? नहीं मैं आपसे भी इत्तेफाक करता हूं, मैं सबसे इत्तेफाक करता हूं। पीपल पार्टी में लेना है उनको, बात करने दें जो साहब बात करना है। मैंने क्या लेना है सर, मेरी क्या मजाल है, मेरी क्या बसात है, मैंने क्या लेना है किसी को। बात सिर्फ ये है कि कोई वज़ादारी या कोई इखलाकियात भी कोई अपनी चीज़ होती है। ठीक है, मेरे साथ मेरे कुलीग रहे हैं, मेरे मुझसे बड़े थे, इन्होंने ये हमसे पहले असेंबली में रह चुके थे, हमारा पहला टर्नओवर था, इन्होंने हमें बड़ा उस वक्त हम 2-3 इनके साथ बच्चे थे जो बिल्कुल ही न्यूली तो इन्होंने बड़ा हमें उस वक्त हमारी रहनुमाई की, बड़ी की। हमारा एक अपना एक सियासत से हटके भी एक ताल्लुक है और वो है और रहेगा इंशाल्लाह। तो सिर्फ बात ये है कि मैं ऑनेस्टली मैं समझता हूँ कि मेजर साहब का बड़ा जिगरा और हौसला है जो मेजर साहब आज यहाँ पे तशरीफ लाए और यहाँ पे बैठ के इमरान खान को डिफेंड कर रहे हैं। मैं आपको दयानतदारी से कह रहा हूँ कि इस वक्त जिन लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था, आप इंटरप्ट ना करें। मैं आपकी बात जब आप करते हैं मैं चुप करके सुनता हूँ, आप मेरी बात सुन लें। इनका बड़ा हौसला है जो ये यहाँ पे, लेकिन एक बात ये ठीक है कि इन्होंने खुद कन्फेशन किया है कि जो बाद इंतजामी है पुलिस में या मंडी भावदीन में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जो ठेके पे दिया हुआ जिला है, ये वो खुद तस्लीम कर रहे हैं। बाकी जो प्राइम मिनिस्टर, मैं कहता हूं कि मुझे अगले बंदे के किरदार से क्या फ़ायदा कि पाकिस्तानी अवाम को जब तक आपकी अहलियत नहीं है, जब तक आपकी अहलियत नहीं है। आप अभी देख लें ये जो अभी क्योस बना हुआ है एक मुल्क में पिछले 15-20 दिन से, आपको पता है पहले चुप रहे मीडिया, आप आज आपका जो वज़ीर दाखिला साहब है शेख रशीद साहब, उनसे साफ़ी ने सवाल किया जी वो DGISI का नोटिफिकेशन कब होगा? उसने कहा मुझसे मेरा सवाल पूछे, ये मेरे मतलब का सवाल नहीं है। तो कभी वो कहते थे कि मैं पाक फौज का नुमाइंदा हूँ, मैं ही डिफेंड करूंगा, कोई बात जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये कि हुकूमत की मैं मान लेता हूँ, मैं मेजर साहब की बात मान लेता हूँ कि इमरान खान ज़ाते खुद फाइनेंशियली करप्ट बंदा नहीं है, मैं ये बात तस्लीम कर लेता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये बात भी तस्लीम करें कि वो इंतहाई नालायक, नाहल और नकम्मा बंदा है कि जो जिसने इस कौम के 3-3.5 साल ज़ाया किए हैं। पंजाब में वो जो वसीम अकरम प्लस को बिठाया हुआ है और मंडी भावदीन में जो ट्रैक्टर प्लस को बिठाया हुआ है इन्होंने, मतलब मंडी भावदीन की भी शामत आई हुई है, पंजाब की भी शामत आई हुई है, और जो वफाक में जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो बात सिर्फ ये है कि ये इनका हौसला है कि ये जो डिफेंड कर रहे हैं, ऑनेस्टली कोई बंदा इस वक्त इमरान खान को या PTI को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है, इनकी नालायकी की वजह से। इनके आपको पता है कि बहुत बड़ा प्रो एस्टैब्लिशमेंट भी वोट था, बहुत बड़ा, जो PTI को पड़ा था। ज़्यादातर वोट हमारा पीपल्स पार्टी का गया था इनकी तरफ। उसके बाद प्रो एस्टैब्लिशमेंट वोट था, जो लोग अपने अदारों के साथ खड़े होते हैं, और उन्होंने इनको वोट दिया था, और उन्होंने फोटोएं लगा के आर्मी चीफ की और सारों की लगा के इनके जो पैनल पोस्टर थे। अब वो जो इनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में बातें कर रहे हैं वो भी हम सुन रहे हैं। मतलब ये कि आखिरी जो था कि कम से कम उस अदारे ने, जिस अदारे से के साथ ये 3 साल एक पेज पे रहे हैं, देखे ना, बार बार पेज एक ही रहा है, उन एक पेज वालों को भी इन्होंने नहीं बख्शा इस प्राइम मिनिस्टर ने ना। तो बात सिर्फ ये है कि ये नालायकी है। मैंने कहा मैं मान लेता हूँ मेजर साहब की बात, इमरान खान फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन नालायक है। आपको याद होगा कि जब जनरल कल्लू को लगाया गया था DGISI,
असलम बेग के दौर में, तो वहाँ पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हुआ था और उन्होंने बेग की बात नहीं मानी थी, तो उन्होंने जनरल कलू रिटायर्ड को DGISC लगवाया था, प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव था और उन्होंने इस्तेमाल किया था। नहीं अभी भी है, मैं प्राइम मिनिस्टर का है, मैंने इससे इख्तिलाफ नहीं कर, लेकिन इतना लंबा इतनी मीडिया में अच्छा बागड़ साहब, और बात है कि एक जो अभी आप कह रहे हैं क्योस है, TLP आई हुई है, एक वो बंदा जो UNO में जाता है और वो लोगों को कन्विंस करता है कि आप हमारे नबी पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर आप ज़्यादती करेंगे, बोलेंगे, तो वो मतलब वो आज़ादी इजहार नहीं है, वो हमारे नबी की इंसल्ट है। OIC में जाता है और उनसे जो कार्टून्स पे नौज़बिल्ला वो बनाने का मुकाबला था वो कैंसिल करवाता है। फिर OIC में जाता है और वो उनको कहता है जी आप खड़े हों तमाम मुसलमान, हम अपने नबी के जो शान में किसी को गुस्ताखी नहीं करने देंगे। तो वो उसके बारे में अगर आज वज़ीराबाद या अगर वो बंद है तो वो उस पर तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ऐसा बंदा जो UNO में फ़र्स्ट टाइम बोला, OIC में बोला और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की प्रोटेक्शन के लिए बोला, अगर उस पर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि जी वो नौज़बिल्ला उनके वो कर रहे हैं, तो बाकी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब किसान को 1800 रुपये मन गंदम इस गवर्नमेंट ने दिया है। अच्छा मेरे साहब, ये जो सारा कुछ आपने लिखा और बताया, क्या इस बेस पे आप अगला इलेक्शन जो है विन कर जाएंगे? नहीं, अगला इलेक्शन विन करना ना विन करना उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, हम देखेंगे सारे जो इलेक्शन विन करना ना करना। यहाँ पे तो लोग इलेक्शन 2002 में लोगों ने विन किया हुआ था तो रिजल्ट और हो गया। इस इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ जो है इलेक्शन हारा हुआ था, नोटिफिकेशन उसका हो गया। ये बागड़ साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इलेक्शन जीतने के और हारने के। ये फैक्टर कारकर्दगी की बुनियाद पे इलेक्शन जो है वो नहीं होता। मलक साहब मेरे आप बात सुन लेना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ऑयल प्राइसेस, मैं ये कहता हूँ कि ऑयल प्राइसेस, अगर बात ये है कि महंगाई का मैं मानता हूँ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको $35 में खरीद के लोगों ने इस अवाम को 110 पे दिया, 114 मेजर साहब महंगाई हुई, कंट्रोल किसने करनी थी? जो कंटेनर पर खड़े होके वादे किए गए थे, अवाम को दिखाया गया था कि बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, महंगाई ज्यादा है, पेट्रोल देखो जी, बिजली के बिल जो है ना, जैसे बिजली के बिल अभी आ रहे हैं, इंशाल्लाह ये बिजली इस्तेमाल ही कोई नहीं करेगा। कौन करेगा? मैं असल में मेजर साहब की बात को 2 मिनट में रिस्पॉन्ड करूंगा। देखिए, जो आपने बात की कि क्या कारकर्दगी की बुनियाद पे आप इस कारकर्दगी, जो भी इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी है, मैं समझता हूँ कि मेजर साहब का ये कहना है कि ये कारकर्दगी बहुत अच्छी है। चले मंडी बहाउद्दीन में अच्छी नहीं है, बाहर बहुत अच्छी है। नहीं, अगर इस कारकर्दगी की बुनियाद पे जाएंगे तो आप अंदाजा लगा लें कि जो वोटर इस मंडी बहाउद्दीन शहर का कोई वोटर जो पिंडी पुरानी से लेके तो सतसिरा चौक सारों तक एक दफा आ जा ले तो वो कारकर्दगी उसको सारी नजर आ जाती है। गुड़े महल्ले का, मुंशी महल्ले का, 5 वार्ड का, उस्मानिया महल्ले का, या उससे आगे फैजाबाद और जितने मोहल्ला जाते हैं, उनका कोई इमरजेंसी में किसी मरीज ने जाना है तो वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यहाँ पे अस्पताल ही खत्म कर दिया गया, शहर में खत्म कर दिया। आलमगीर से लेके सोहावा तक कारपेट रोड मंजूर है और उस पे काम, उसके फंड्स भी रिलीज हो, वो तो सर मंजूर ही रहेगा। मैं अब इस पे ना ये मंजूरी वाली बात मैं बता देता हूँ। मेरे पास इनकी गवर्नमेंट का एनुअल डेवलपमेंट प्लान है जो मेरे पास इस वक्त मैं दिखा नहीं सकता, जो मेजर साहब को भी पता है, हम इकट्ठे असेंबली में रहे हैं कि ADP क्या होती है। ADP में ये स्कीम रिफ्लेक्टेड है। ये जो स्कीम ये बता रहे हैं ना कि ये आलमगीर से लेके और सोहावा तक ये स्कीम रिफ्लेक्टेड है, लेकिन ये बताएं कि उसमें फंड्स कितने हैं। 80 करोड़ की, अगर 6 अरब की स्कीम है, 6 अरब की, और 5 करोड़ उसके फंड है 1 साल के लिए। देखें वहां से जब डिस्ट्रिक्ट मंडी शुरू होता है 25 साल में वहां से लेके आपको कभी इत्तेफाक हुआ मोजियां वाला से अमरा से लेके और एक शाना वाला लोग के लिए डबल रोड शुरू हुई है पिछले 5 साल से। बिल्कुल वो बन रही है। वहीदुद्दीन साहिबा थी उस वक्त MP मिनिस्टर थी, इन्होंने ये अप्रूव करवाई थी 2016 में। मेरे क्योंकि वहां पे फिश फार्म्स हैं तो मैं ज्यादा वहां पे जाता हूँ, वैसे भी मेरा हल्का है।
2016 से लेके आज तक 5 साल में वो 5 किलोमीटर सड़क नहीं बनी। क्यों? मैंने ठेकेदार से एक दिन पूछा, वहां पे रोड पे वो खड़ा था, उसने कहा जी कि जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान में ये स्कीम है, लेकिन सालाना जो हमें फंड दिए जाते हैं हम वो लगा देते हैं। इनको जब उनको लगा, इनकी जो वसीम अकरम प्लस हुकूमत है, जब उनको लगा कि इनके MP MNA सारे भाग रहे हैं, वो जहांगीर तरीन ग्रुप में जा रहे हैं, तो इन्होंने बुला के, अब मंडी जिले की आपको पता है कि पूरे मंडी जिले की जो सड़कें, स्कीमें, जितने MP MNAs हैं और जो इनके कोलिशन पार्टनर्स हैं, उन सारों की मिला के तकरीबन कुछ 100 अरब की तो स्कीमें हैं जो ये अनाउंस कर चुके हैं सोशल मीडिया पे, और बाकी जो इफ्तिताह भी हो रहे हैं। अब 100 अरब में आप मेजर साहब को पता है कि 100 अरब तो पूरे पंजाब का फंड नहीं होगा CNW का, अगर वो सिर्फ मंडी जिले में लगा देंगे। मतलब वो मैक्सिमम क्या होगी कि 100 अरब की स्कीमों में 1 अरब की भी रिलीज नहीं होगी पूरे साल के लिए। तो वो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने सड़कें उखाड़ने का इस दफा ठेके जो है वो लिए हैं कि वहां पे बैठी रहे। एक बिल्डिंग बनी थी MM आलम रोड पे, ठीक है, उसका 17वां फ्लोर जो है ना वो किराए पे दे दिया गया था, जिस बिल्डिंग की 1 ईंट भी नहीं बनी थी, और वो शहबाज शरीफ साहब के दामाद को दे दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हुई हैं जहाँ पे मरियम नवाज, सलमान, हमज़ा, उसके बाकी दामाद, वो अरबों रुपए, मतलब जो पेपर पे एग्जिस्ट नहीं करता। कम अज़ कम ये है कि मेरा जो प्राइम मिनिस्टर है उसके खाते में कोई चीज़ नहीं आती। मानते हैं। देखें अवाम को उससे तल्लुक नहीं है। मेरे साहब माजरत के साथ जो वो कंटेनर पे आपके वादे थे, आपके लीडर के वादे थे, जाहिर बात है हमारे उन वादों के बारे में आप अवाम को क्या कहेंगे? उन वादों के बारे में आप अवाम को क्या कहेंगे? मैं एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, ये अस्पताल है कितने शहर वाला अस्पताल वीरान पड़ा है, पूरे शहर ने कितनी कोशिश की है, मैंने 2 मरतबा हड़ताल की है, इधर एक इमरजेंसी नहीं मिली है। इधर से जब उस अस्पताल में जाना होता है 500 रुपया रक्शे वाला इधर से लेता है, 500 उधर से लेकर आता है। देखिए जी, मैंने ये भी तनकीद सुनी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो इनागरेट नहीं हो रहा, वो मुकम्मल नहीं हो रहा, वो चल नहीं रहा। जब चल गया तो अभी आप ये इशू ले, हाँ जी वो तो चल गया है, लेकिन इधर आवाम भी तो चल गई है ना। इधर एक टीका लगवाना हो तो उधर कौन जा सकता है? इसकी SNE अलग थी, वो तो 1000 रुपया देकर, इस हॉस्पिटल की SNE अलग थी, लेकिन SNE आई ही नहीं। इसके लिए मैंने 2 मरतबा हड़ताल की ऐसे नहीं लग है ये, लेकिन इसका किसी को लेकिन वही अस्पताल यहाँ से उठा के वहाँ ले जाया गया, वही उस पे चल रहा है, अलग है, लेकिन वो SNE आई नहीं। ये इसी को ये एक ड्रामा किया गया, इसी को उठा के वहाँ ले जाया गया, और वही 68 बेड का अस्पताल को 268 बेड शो कर दिया गया, और वही अदवायात जो हैं वो तकसीम की जा रही हैं। असल मसला इशू ये है, नए अस्पताल की मंजूरी नहीं आई। बात कर रहे थे कि आपने जो वादे किए थे अवाम के साथ, उनकी बात कर रहे थे, आप उनके बारे में क्या? जी अस्पताल ही करते हैं, 1 मिनट उनको बात करने थे मेरे साथ। जी आपके फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, बाकी जहाँ तक मैंने कहा ना जी, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। ख्वाब अगर आप कनाडा के और यूरोप के देख लें या नहीं, ख्वाब आपने दिखाए हैं, ख्वाब आपने कंटेनर पे खड़े होके दिखा के डुगडू की बजा के अवाम को मुतमिन करके वोट लिए हैं। दिखाया था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में लूट मार सेल्स नहीं लगेंगी, और सेल्स नहीं लगती है सर, उधर ही लगे हैं। जहांगीर तरीन ने और जुल्फे बुखारी ने उधर बैठ के लुटा नहीं, क्या नहीं, जुल्फे बुखारी के सिर्फ इल्जाम का 6 अरब का स्कैंडल चला था जो जहांगीर तरीन साहब ने लूटे थे इस पाकिस्तानी अवाम से, वो भी इमरान खान साहब ने खुद इंक्वायरी करके साबित किया था कि इन्होंने लूटा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब की रिपोर्ट कह रही है, फिर केस भी खुद ड्रॉप किया है। आज भी वो दंडाता फिर रहा है, उसको क्यों नहीं टांगा गया? आपने जो उसको लटकाया जाता, उसको जेल में भेजा जाता, आपने फिगर दुरुस्त करे, आपने 6 अरब रुपए कह दिया है। उस पे जो सब्सिडी थी वो 57 की थी, जिसका उसने कभी इनकार नहीं किया कि मैंने सब्सिडी ली है, और उसने एज पर द लॉ उसने नहीं ली। इमरान अपना नवाज शरीफ की मिल ने भी को भी मिली है, शहबाज शरीफ की मिल को मिली है, परवेज लाई की मिल को मिली है, शाहताज शुगर मिल को मिली है, जितनी मिलें थी वो सबको सब्सिडी मिली है। और वो इससे पहले जब शायद खकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर था तो उस वक्त 22 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई थी, ठीक है। लेकिन इस गवर्नमेंट में इमरान खान का ये है कि अगर कोई काम गलत करता है तो उसको वो छुपाता नहीं, पहले आप उसको
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स थे वो उसको कारपेट के नीचे पुश कर देते थे, छुपा देते थे। लेकिन छुपाने के बावजूद हर चीज अच्छा मेजर साहब कौमी कारकर्दगी को एक साइड पे रख दें। मंडी बहुद्दीन जिला के आप हेड हैं पीटीआई के। महंगाई जो है ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, इसको आप ना लोकलाइज नहीं कर सकते। मैंने आपको शुरू में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की स्पीच इसलिए सुनाई थी कि उस कैलिबर का बंदा जो आज तक पाकिस्तान में उस कैलिबर का बंदा प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, अगर वो ये कहता है कि ये इंटरनेशनल फिनोमेना है, तो ये मैंने आपको मतलब उनसे मतलब जिनको मैं अब भी आइडियलाइज करता हूँ कि उनका कहना ये है कि अवाम क्या ये बात मान जाएगी? आप जब इलेक्शन में जाएंगे, जब उनको ये बताएंगे, ये वो तस्लीम कर देंगे? अवाम माने ना माने, अवाम क्या सोच रही है, अवाम को तो आप जो दोस्त बैठे हुए हैं एंकर पर्सन जो 10 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं जियो से, ठीक है, या किसी और नेटवर्क से, वो अपने आप को अवाम का नुमाइंदा समझते हैं। जिनको कभी अवाम में मिल बैठी नहीं, मिर्ज़ा साहब, बागर साहब, हम तो अवाम में रहते हैं ना, तो हम बात कर पता चलता है। एक बंदा है जो किसी डिफेंस में उठता है, सुबह सुबह उठता है, मेकअप करके आके बैठ जाता है, वो कहता है मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ। बात यह कि वो जो ओपिनियन मेकिंग है ये सारा मैटर करता है। मतलब ये फर्स्ट टाइम है कि आपने अफ़गानिस्तान का जो क्राइसिस अभी चल रहा है वो आप पे इफ़ेक्ट ही करेगा। ज़ाहिर है अवाम, शायद आम आदमी को पता ना हो, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो पता है। आपका 3 ट्रिलियन पढ़े लिखे कितने % लोग हैं? आपने जो इलेक्शन में जाना है। अच्छा छोड़ दें, महंगाई को भी छोड़ दें, कौमी सतह को भी छोड़ दें, सूबाई सतह को भी छोड़ दें। आपने मंडी बहुद्दीन में क्या किया? मास्टर्स किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि मैं आपको अगर समझा लूँ तो आप मेरी मदद करेंगे दूसरों को समझाने में, ठीक है। $3 ट्रिलियन यूएसए ने खर्च किया पिछली गवर्नमेंट्स में। उन $3 ट्रिलियन में मतलब ये मैं इस पे मीडिया पे नहीं आना चाहता कि वो पाकिस्तानियों को कैसे उससे मदद मिलती रही है, पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान को उससे बेनिफिट होता रहा। अब वो $3 ट्रिलियन मतलब जो अफ़गानिस्तान का पर हेड था $50,000 उनको फ्लो किया, और वो जो अफ़गान थे उनका 80% ट्रेड पाकिस्तान से होता है और पाकिस्तान के ज़रिए होता है। तो आपको एक वो बेनिफिट मिल रहा था, वो आपको रिमूव हो गया। अभी आप कहेंगे जी वो आम आदमी समझ सकता है, नहीं समझता। अगर आप नहीं समझ सकते तो वो कैसे समझे? मेरा मकसद तो यहाँ बैठ के है कि मैं जो यहाँ दोस्त बैठे हैं इनको समझा लूँ। आप कहेंगे जी नहीं वो जो बाहर खड़ा है उसको समझाएं, तो फिर मैं उससे बात कर लूँ। बागर साहब आपके कुलीग भी रहे हैं, मेजर साहब सियासतदान आप भी हैं, वो भी हैं, आपको इनकी बातों की समझ आ गई? नहीं, मुझे ये यहाँ तक तो बात की ये समझ आई है कि मेजर साहब बड़े अच्छे तरीके से इस महंगाई का दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं महंगाई का दिफा नहीं होता, समझता हूँ कि आम आदमी पे जिसका असर है उसका दिफा नहीं होता। लेकिन मैं उसको आपकी रीजंस दे रहा हूँ कि ये आपका जो सारा है, मतलब मैं कम से कम ये कहता हूँ, मतलब ये एक मैं लेना नहीं चाहता था बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में, मेरा बड़ा चूँकि उनसे पुराना तल्लक है, तो इसलिए मैंने अपने आप को कन्फाइन किया PMLN की तरफ। कम से कम अब ये नहीं होता कि 25,000 कनाल ज़मीन हो और उसकी टोटल 40 लाख कीमत हो और 1,600 रुपया पर कनाल उसका, ये मतलब कम से कम जो करैक्टर फेलियर है, हमारा प्राइम मिनिस्टर करैक्टर फेलियर नहीं है, वो उसने कैलिबरी फॉन्ट जी बागर साहब, कैलिबरी फॉन्ट जो मैं जो वो नहीं इजाद जो मेजर साहब बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं क्योंकि मौजू को उस तरफ ले जाना नहीं चाहता। आप ये जो बार बार मेजर साहब करैक्टर की बात कर रहे हैं ना, और उसके फाइनेंशियल, तो आपको पता है कि जिस तरीके से नवाज मियां साहबान ने कतरी खत के जरिए अपने सारे मामलात को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर सके थे। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब अपना बनी गाला वाला जो महल था, ये कहाँ से खरीदा, कैसे पैसे आए, कहाँ से आए। अब क्योंकि मैं खुद वकील हूँ और मैं थोड़ी बहुत सूझबूझ उस केस को, मैंने सारा जो केस चला सुप्रीम कोर्ट तक गया वो केस, उसमें जो उन्होंने कतरी खत दिया था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अमेरिकन, देखिए ना, क्योंकि डायरेक्ट जो जमीमा इनकी जो थी जमाइमा,
उनकी डायरेक्ट कोई ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं थी। जो इन्होंने कहा जी ये जो घर मेरा ये तो मेरी बेगम ने मुझे दिया, लेकिन जो बेगम थी उनकी कोई ट्रांजैक्शन यूके से डायरेक्ट कोई ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं थी जिसका ये सबूत दे सकते कि ये उसने मुझे पैसे भेजे या उसने कभी भी पाकिस्तान में पैसे शिफ्ट किए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जैसे उन्होंने कतरी खत पेश किया तो इमरान खान साहब ने एक अमेरिका से एक इनका दोस्त था पुराना, उसने कहा जी कि वो जो मोहतरमा थी वो मुझे पैसे अमेरिका भेजती थी, तो मैं अमेरिका से वो पाकिस्तान पैसे भेजता रहा क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था, वो पैसे भेजता रहा। तो बात सिर्फ इतनी है कि मैं समझता हूँ कि अगर मियाँ साहबान उनके थे वहाँ पे फ्लैट्स जो थे या जो मिल उन्होंने लगाई थी दुबई में किसी ज़माने में, फिर सऊदी अरेबिया में, उसको जस्टिफाई नहीं कर सके थे, तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इमरान खान साहब हैं वो भी जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। लेकिन क्योंकि रियासत साथ थी, ठीक है ना, रियासती अदारे साथ थे, वो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे, तो उस वक्त अभी भी वो आपको पता है कि उस फैसले को जो अब्बासी साहब हैं नून लीग के, इनके मेजर साहब के साथ शायद वो मैंने रहे हैं, उन्होंने उसको रिव्यू किया हुआ है। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का केस है ना उसका रिव्यू डाला हुआ है जो अभी तक नहीं आया, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हो सकता है वो रिव्यू खुले। और जिस तरीके से मियाँ साहब जो हैं उनका अच्छा आसिफ बशीर बागड़ साहब आपके जो है ना जर्नलिस्ट जो अभी पीएमएलएन के पेरोल पे थे और हैं, उन्होंने कहा था कि जनाब के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि जी आप इसकी कीमत कम लिखवाते हैं, तो उसने कहा नहीं मैं पूरा टैक्स दूंगा। और जमायमा खान का ट्वीट मौजूद है जिस पे उसने रसीदे पैसों की ट्रांजैक्शन की थी, उन्होंने कहा जी, और उसने ढूंढ की थी, मतलब जहाँ तक अच्छा आसिफ बशीर बागड़ साहब ये फरमाइए चूँकि हमारा मौजूद जो है वो महंगाई और हुकूमती कारकर्दगी पर है, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत का फेलियर है कि महंगाई कंट्रोल की जा सकती थी लेकिन की नहीं गई, नाकाम रहे हैं महंगाई कंट्रोल करने में? इंतजामी होती है। अब देखिए अगर हम कहते हैं कि मंडी बहाउद्दीन, मैं एक मंडी बहाउद्दीन की बात करता हूँ, गुजरात के हालात भी हमसे मिलते जुलते ही हैं। अच्छा जो सच्ची बात यह कि हम जहाँ बैठते हैं हमारे पुराने कलीग्स मिलते हैं असेंबली में जो रहे हैं या कहीं हम शादी गमी पे मिलते हैं तो पूछते हैं सुनाओ की हाल है तुहाडे जिले का, तो हम बताते हैं जी कोई हाल नहीं है, बस अल्लाह ही वारिस है। अच्छा तो वो हम अपना रोना रोते हैं जी ये क्योंकि क्यू लीग के साथ एडजस्टमेंट है तो शायद वो उनका है। वो कहते हैं जी हमारे जिले में तो कोई क्यू लीग के साथ नहीं है लेकिन हमारे यहाँ भी यही है। मतलब ये जो बद इंतजामी है ना और नलायकी है, देखें ये ऊपर से आती है। आप ये कहें कि जी नीचे अगर डीसी नलायकी कर रहा है, डीपीओ नलायकी कर रहा है, एसी नलायकी कर रहा है, जो आपका म्यूनिसिपल अफसर है वो कर रहा है, तो ये कसूर सारा चीफ मिनिस्टर का है। वो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर पाए। और अगर चीफ मिनिस्टर नहीं कर पा रहा तो चीफ मिनिस्टर को जिन तवीज़ों ने चीफ मिनिस्टर को लगवाया हुआ है चीफ मिनिस्टर, तो फिर उनका ही कसूर है ना जिन्होंने इसको जो इस पे, हालांकि उनकी महंगाई कंट्रोल की जा सकती थी, नहीं हुई जी बिल्कुल। महंगाई कंट्रोल बेहतर हिकमत अमली से, बेहतर इंतजाम करने से, बेहतर मैनेजमेंट से, बेहतर ब्यूरोक्रेसी के बेहतर फैसलों से इस महंगाई के असरात को कम से कम किया जा सकता है। जो कंटेनर पर वादे किए गए थे क्या उनमें से कोई पूरा होता आपको नजर आया? एक भी नहीं। आपको कोई नजर आया तो आप मुझे बता दें। मैं तो आपको बता रहा हूँ 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, बाकी सारी चीजें छोड़ दें। यूरोप वाला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, आप में भी शायद इलेक्शन लड़ा था लोकल गवर्नमेंट का, अगर यूरोप वाला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम यकसा निज़ाम तालीम, यूनिफॉर्म गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे, यूनिवर्सिटियां बना देंगे, प्राइम मिनिस्टर उसमें ये कर देंगे, जितनी भी बातें थी, क्योंकि वो पॉपुलर गुफ्तगू थी, उस वक्त उनको कहा गया था कि आप पॉपुलर गुफ्तगू करें, तो वो पॉपुलर गुफ्तगू करती रहे। और अभी मैं समझता हूँ उसी वजह से जितना अवाम इनके साथ खड़ी हुई थी, जो लोग इनके साथ थे, अभी उसी तरीके से ही लोग, मैंने आपको कहा कि लोग जो इनको डिफेंड कर रहे थे, अब ना वो प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड कर रहे हैं और ना ही वो पीटीआई की गवर्नमेंट। मंडी बहाउद्दीन जिला में कोई बेहतरी, आपको कोई तब्दीली नजर आई? तब्दीली यही नजर आ रही है कि हर तरफ सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, बस यही तब्दीली नजर आ रही है। और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ये है, अच्छा एक दिन में 100 वारदात, चोरी और डाकों की वारदातें हो रही हैं। मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ग्रिप नहीं है। इसी तरह बाकी जितनी ब्यूरोक्रेसी है उनमें कोई सेंट्रल कमांड नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर का, मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर का कोई जो है ना वो ग्रिप नहीं है पूरे पंजाब में ही। जब चीफ मिनिस्टर की ग्रिप नहीं है तो पूरे पंजाब के हालात। अच्छा अदारे हमारे अपने हैं, लोग जो हैं अवाम जो है वो अदारों को पसंद कर दिया है, ज़ाहिरी बात है अदारे भी अवाम के लिए काम कर रहे हैं। अगर हुकूमत जो है वो बेहतरी नहीं ला रही तो क्या रोल कुछ होना नहीं चाहिए? कि सर रोल यही है कि जो मेजर साहब ने बात की, इलेक्शन ही रोल है। इलेक्शन आएगा, अवाम फैसला करेंगे।
इलेक्शन में आवाम फैसला कर सकते हैं। इलेक्शन कब तक मतवक्को आपको नजर आ रहा है? हम तो जब मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इन्होंने धरना दिया था इमरान खान साहब ने, उस वक्त हम PMLN के साथ खड़े हुए थे कि कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं होनी चाहिए कि 50,000 बंदे खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर उसको सामने कहें कि दे। हम अभी भी कहते हैं कि इस गवर्नमेंट को भी अगर जाना है, अगर इस गवर्नमेंट ने जाना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जानी चाहिए, इन हाउस चेंज के जरिए जानी चाहिए। अगर उनके साथ इत्तेहादी उनका साथ छोड़ दें, जारी बात है मिनॉरिटी बहुत ही मस्बत बात कर रहे हैं कि जमहूरी वे होना चाहिए। मेजर साहब, आपके साथ पास तकरीबन 1.5 साल रह गया है, क्या समझते हैं कि 1.5 साल में आप क्या करेंगे कि अवाम मुतमिन हो जाएगी? देखिए, मतलब मैं आप कह रहे हैं कि मैं महंगाई को डिफेंड करने नहीं आया। नंबर 1, मैं आपको महंगाई की वजूहात बता रहा हूँ। कोरोना की वजह से आप वर्ल्ड ओवर अगर आप नहीं देखना चाहते, नहीं ज़ाहिर बात है, कोरोना की वजह से पूरी मुल्क की जो मईशत जो है वो पूरी दुनिया की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। दुनिया की इकोनॉमी तबाह की है। तो आप इस दुनिया महंगाई बिल्कुल पूरी दुनिया में महंगाई आई है। महंगाई अगर सिर्फ पाकिस्तान में आई है, जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा कि अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई आई है तो हम जिम्मेदार हैं। अगर ये महंगाई दिल्ली में भी है, वहाँ का किसान जो है, पंजाब का किसान जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, अगर ये महंगाई श्रीलंका में है, अगर ये महंगाई वहाँ पे अमेरिका में जो एडवांस कंट्री, मैं पहले आपको कहा ना, मैं सार्क कंट्रीज़ की बात की है, श्रीलंका में है, भूटान में है, नेपाल में है, इंडिया में आपका नेबरहुड उधर है, यहाँ पे लोग, अफ़गानिस्तान में लोग अमेरिकन के C1 तो हमारे पास है। ज़ाहिर बात है, अफगानिस्तान में सूरत हाल ख़राब है, वहाँ से भी, यहाँ से सारा कुछ वहाँ जा रहा है। टायरों को पकड़ के माइग्रेट कर, देखें सरकास्टिक होना और बात है, सवाल करना और बात होती है। आप अगर आप पूरे वर्ल्ड में की इकॉनमी, आपकी सऊदी अरब की इकॉनमी, जो पहले आपको 100 रियाल का 22 लीटर मिलता था, अब वहाँ पे आपको 4 लीटर मिलता है। अगर आपके मतलब एडवांस्ड कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, सबकी इकॉनमी मुतासर हुई है, तो आप दरमियान में मतलब चाहे आप कंटेनर पे खड़े हों, चाहे आप जो मर्जी तनकीद करें, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जी ये जो महंगाई है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, ये इंटरनेशनल फिनोमेना है और आप एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, आप ये कहें कि जी साथ वाले मुल्क में तो दूध की नहरें बह रही हैं, आप नलायक हो। जिस तरह जुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा कि जी अगर ये ओपेक का फैसला है कि ऑयल प्राइसेस, और ऑयल प्राइसेस से आपको पता है कि सारी इकोनॉमी जो है वो लिंक होती है। मैं ये बताने आया हूँ कि जी आप एक्सेप्शन नहीं है। कोरोना की वजह से आपके ट्रैवल पे हुआ है, एयरलाइंस तबाह हो गई हैं, वहाँ पे टूरिज़्म तबाह हो गया है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ही हुआ है ये। मतलब आप बाहर साहब वेल ट्रैवल रहे हैं, कनाडा वगैरह जाते रहते हैं, हर जगह मतलब जहाँ आपकी पहले 10 फ्लाइट्स जाती थी वो एक जा रही, ठीक है आपके। हाँ, ये हुआ है कि जी पहले ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता था, जिसमें एवन फील्ड खरीदे गए, बहुत से पनामा लीक्स में पैसे ट्रांसफ़र हुए जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है। कम अज़ कम अभी मनी लॉन्ड्रिंग, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल कभी तो 0% जब क्राइम रेट हो जाएगा तो वो न्यूजीलैंड फिर हम बन जाएंगे। अच्छा मेजर साहब, जो आपके ये चीज़ें वो हैं जो इम्प्रूव करने आई हैं, और मेजर साहब ये बात मान ली, ये मेजर साहब ये बात तस्लीम कर ली, भागड़ साहब ने भी की, मैं भी करता हूँ कि पूरी दुनिया में ये हो रहा है ना। जब सारी दुनिया में हो रहा है तो आप ये माने कि जी मतलब सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, फिर तो हम जी नलायक हैं। मेरे साथ जो आम बंदा, जो देखें, आम आदमी, मैं अर्ज कर रहा हूं, जो 350 का घी खरीद कर रहा है 1 किलो का पैकेट, उसको आपने मुतमिन तो करना है, नहीं करना। वर्ल्ड ओवर ग्लोबल जो है, ग्लोबली अगर महंगाई हुई है तो मैंने कहा आप एक्सेप्शन नहीं है। मेरे साथ मेरा सवाल ये है कि आप 1.5 साल में ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि आप इलेक्शन विन कर लेंगे, इलेक्शन की तैयारी हो जाएगी, या आवाम को मुतमिन कर देंगे? ज़ाहिर बात है कुछ करेंगे तो सही ना। आप वर्क फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, वी मस्ट वर्क फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन के लिए अभी जब दरख्त है, मतलब मैं नॉर्दर्न एरिया में गया हूँ, वहाँ लाखों के दरख्त हैं, इधर मैंने खुद उसमें हिस्सा लिया, लेकिन दरख्त जो है वो 1 साल में तो 20 मीटर का नहीं हो जाता ना, 5 साल लगते हैं उसको बनने के लिए। जो अभी वाटर डैम्स बन रहे हैं वो 2 साल लगता है आपका, ये इसका जो फ्यूल पे चलता है। और आपके जो इसने मतलब मैं अगर तफसील में आप जाएं
IPPs में जो आप अरबों रुपए हर दफ़ा आपको देना पड़ता है उसमें सर्कुलर डेट में, उसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान है। जो आपने 36 अरब रुपए की आपने बना दिया ऑरेंज ट्रेन और उसकी 40 लाख रुपया महीने की इनकम नहीं है और 2 करोड़ रुपया उसकी तनख्वाह है और वो 36 अरब विद सूद आपने जब देना है तो 1 खरब से निकल जाएगा, वो इमरान खान जिम्मेदार है। तो सर टैक्स भी तो कोई प्राइम मिनिस्टर साहब ने को कल परसों मीटिंग की है, उन्होंने मीटिंग बुलाई है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और कोई ऐसे मंसूबे दिए जाएं कि अवाम मुतमिन हो जाए। मुतमिन होने से नहीं है, नहीं मीटिंग हुई है ना, मैंने खबरों में सुना है कि कुछ करने जा रही है आपकी हुकूमत। गवर्नमेंट होती है या पॉलिटिशियन होते हैं, उनकी एफर्ट होती है कि अवाम को रिलीफ जितना, मसला भी एहसास प्रोग्राम है, वो गरीब आदमी का है, औरत का प्रोग्राम है, वो शुरू किया था पिछले की गवर्नमेंट ने। अभी पहले उस वक्त 1000 रुपया मिलता था, अभी उनको 4000 है। कोरोना में एक फैमिली को जिनके इफेक्ट हुए या नहीं हुए, जब रोज़गार हुआ तो 12,000 रुपया पर फैमिली दे गया। तो ये वो कोई यहाँ के किसी MPM ने नहीं लिया, वो सारे गरीब लोग। आखिरी कोई पैगाम, आखिरी अवाम के नाम पैगाम, आखिरी PTI के आप हेड हैं मंडी वादीन के, अवाम के लिए कोई आखिरी पैगाम? देखें जी, पैगाम ये है कि जी हमारा प्राइम मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑनेस्ट आदमी है, कौम का दर्द रखता है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचता है और अपने जो मुश्किल फ़ैसले हैं, जो मुश्किल फ़ैसले वाले, अगर आपने दांत का इलाज कराना है तो मुमकिन है जब वो आपका सर्जन करेगा सर्जरी तो हर्ट होंगे, लेकिन अल्टीमेटली एक मुकम्मल सेहत के लिए आपको ऑनेस्ट टीम चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि अगर ठीक है इमरान खान पे तनकीद करें, लेकिन अगर आपकी चॉइस कैलिबरी फॉन्ट वाले हैं, एवन फील्ड वाले हैं या ओमनी वाले हैं तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है, कुछ चौथा बंदा ढूंढ दें जो इससे ज़्यादा ईमानदार हो तो हम सारे उसके पीछे चल। जी बागर साहब को आखिरी जुमले जो। देखिए जी, मैं तो यही बात करूंगा कि हमारी 5 साल हुकूमत रही जिसमें मेजर साहब और हम इकट्ठे रहे, एक पार्टी में थे। उसके बाद 5 साल नून लीग ने ली, 3.5 साल लिए, फिर अब PTI की गवर्नमेंट ले चुकी है। मैं समझता हूँ कि अवाम, ये जो इलेक्शन कंटिन्यूस इलेक्शन प्रोसेस है ना, यही हमारे मसाइल का हल है। और अगर ये इलेक्शन फिर दोबारा होंगे तो अवाम खुद इस चीज़ का फैसला करेंगी, वो कंपैरिजन करेंगी। देखिए जो मेजर साहब ने कहा कि जी ये जो एक डिफेंस से उठता है TV एंकर है, वो अपनी, मैं समझता हूँ कि उन TV एंकरों ने सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट PTI को किया है। पिछले अभी वो शुरू हुए हैं अल्लाह के फजल से, पिछले 1 हफ्ते से उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। अरशाद भट्टी साहब ने और गुलाम चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने और साबर शापर साहब ने। बात अभी तक तो वो प्रो ही चल रहे थे ना, पहले वो यही कहते थे कि बस अल्लाह ही अल्लाह है। अब वो उन्होंने चेंज कर लिया, यही रगड़ा उन्होंने हमें और मेजर साहब को मिल के लगाया था जब हम पीपल्स पार्टी में थे। लेकिन अवाम अब कंपैरिजन, एक जमींदार, एक मजदूर, एक लेबरर, ये कंपैरिजन जरूर करेगा कि पीपल्स पार्टी के 5 साल में मैं सौखा था, नून लीग के 5 साल में मेरी जिंदगी में क्या तब्दीली आई थी, और ये जो PTI की गवर्नमेंट है इसमें क्या है। मैं तो ऑनेस्टली, मुझसे पूछें, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे करे। जिस तरीके से पिछली हुकूमतें चलें, कोई चेंज आ जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाए या कुछ चीज़ें हों, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि ये भी गवर्नमेंट 5 साल पूरी करे और अवाम इस चीज़ का फैसला करें और इस मुल्क में जमहूरियत इसी तरीके से ही चलती रहे। देखिए बदतरीन जमहूरियत भी डिक्टेटरशिप से बहुत बेहतर है। जिस तरह आज हम बैठे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, अंजमन ताजरान के हमारे सदर हैं हाजी साहब, वो अपनी बात कर रहे हैं आवाम की, हमारे भाई हैं एजाज जंजुआ साहब, वो भी बात कर रहे हैं, हम 2 सियासतदान भी हैं और पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हम अपने आप दिफा भी कर रहे हैं और हम दिफा के साथ साथ अपनी इस्लाह भी कर रहे हैं। ये प्रोसेस इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो एक मैं यकीन ज़रूर दिलाता हूँ कि इस अवाम को कि जब वो इन 3 अदवार का फैसला करेंगे कि कौन सा दौर बेहतर था, तो अवाम को फिर फैसला करने में आसानी होगी कि किस दौर में ज़मींदार सौखा था, किस दौर में मजदूर जो था उसकी कम से कम तनख्वाह ज़्यादा थी, किस दौर में फॉरेन पॉलिसी बेहतर थी, किस दौर में चाइना का सी पैक हुआ था, किस दौर में आपके रशिया से ताल्लुकात बने, ईरान से आपने गैस पाइपलाइन साइन की। ये वो सारी चीज़ें आज की फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे, उस दौर की देखेंगे, मियां नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिसीज थी उनको देखेंगे और उसका फैसला करेंगे। मेरी सिर्फ आवाम से यही गुजारिश है, मैं मेरे साहब की बात को ये सेकंड करता हूँ कि सिर्फ इन TV के जो बैठे हुए प्लांटेड लोग हैं सिर्फ इनकी बातें ना सुने, आप खुद देखें कि किसकी जिंदगी। अगर आज से 13 साल पहले
13 साल पहले आपको पता है कि जो धान या मुंजी की कीमत थी वो 2900 रुपए थी। उस वक्त डॉलर 80 रुपए का था, आपको पता है डॉलर 80 रुपए का था जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी। उस वक्त जो मुंजी की कीमत 2900 थी, आज वो 10,000 हो ना, तो तब जाके डीएपी खाद उस वक्त 2000 रुपए की थी, तब जाके आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। और आज आप कभी किसी जिम्मेदार को बुला लें, क्योंकि मैं खुद जमींदार हूं, ज्यादा मैं मुंजी शुंजी काश्त नहीं करता, हमारा ज्यादातर मछलियों का कारोबार है। लेकिन इस वक्त सुपर बासमती का जो रेट आ रहा है वो 1300-1400 रुपए आ रहा है, और जो खाद की कीमत है वो 7000 रुपए है, और जो बिजली की कीमत है वो डबल हो चुकी है, फ्यूल की प्राइसेस डबल हो चुकी है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अवाम ये फैसला जरूर करें कि किस पार्टी ने, किस हुकूमत ने आम लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा की थी, जिसने की है अवाम उसको वोट दे और उसके पीछे लगे। जी जो सर 1 मिनट आपके पास है। जी जी बड़ी मेहरबानी। आज लोग साहब ने तो मेरी तरफ बड़ी बेरुखी का मुजाहरा किया। अच्छा नहीं सर, मुझे खुशी है कि आज मेरे ज़िले के 2 कायदीन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तशरीफ लाए। यकीन कीजिए मैं बड़ा माजूद हो रहा था, आपकी नपी तुली बातें, खूबसूरत बातें। मैं भी ये चाहता हूँ कि आपके नज़रियात अवाम तक पहुँचें ताकि अवाम को फैसला करने में आसानी हो। एक चीज़ पे मैं थोड़ा सा रिएक्ट करूँगा, तो ये जो ज़िला मंडी बौदीन को ठेके पे देने की बात की थी, तो मैं समझ रहा हूँ एक MPA हैं जिसका इन्होंने नाम लिया है, उनके हल्के में डेवलपमेंट भी शुरू से हो रही है, फंड्स भी लग रहे हैं। बाकी PTI गवर्नमेंट के वज़ीर अल्लाह उस्मान बुद्दार साहब हैं, हमारे MPA भी हैं, हमारे MNA भी हैं PTI के। तो गुजारिश है कि इंतजामी अमूर की चलो हम इन करोना सुन लेते हैं या मान लेते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में उसके बाद लोगों को आसानियाँ फराहम करने में वो क्या MPA MNA भी शिकस्त खोरदा की तरह बैठे हैं? हमारे MNA साहब क्यों फंड नहीं लाते, हमारे MPA साहबान क्यों फंड नहीं ला रहे? जबकि उस हल्के को जिसका ठेके का नाम लिया जाता है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हल्के की आवाम को मुतमिन भी किया हुआ है, आवाम उनके साथ भी दे रही है, और डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा वहां पे हो रही है। अरे सुनिए, इंतजामी अमूर पे ये समझते हैं कि जी हमने काफ लीग को ठेके पे दिया हुआ है, उनके गिरफ्त है, हम ये बात भी मान लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये एक जिले का असासा है, ये अपने हकूक के लिए किसी भी इंतजामी अफसर से जब बात करते हैं तो मेरे इल्म में बात है कि कभी इनके साथ नाइंसाफी नहीं हुई। लेकिन अगर कोई उनसे बात ही ना करे, कोई काम के लिए जाए ही ना, तो किसी को बदनाम करने से तो PTI को छुटकारा नहीं मिल सकता। और बागड़ साहब ने ये बात की कि बाकी जो इजला हैं वहां पे भी MPA MNA का यही हाल है जो हमारे PTI के MPA MNA का या मंडी बौदीन में हाल है। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जिनको हमने उन पर इल्जाम लगाया है कि वो जिले के ठेकेदार बने हुए हैं, उनमें कुछ सलाहियत है, उनमें कुछ कारकर्दगी दिखाने का हौसला भी है, वो काम करना भी जानते हैं और काम करके लोगों को दिखा भी रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि जिला मंडी बौदीन हमारा जिला है, आप सबका जिला है, हम सब ने मिलकर इसकी डेवलपमेंट भी करनी है, इसकी इंतजामिया को भी कंट्रोल करना है। अब अगर हमारे अंदर सलाहियत नहीं, हम कोई काम नहीं करवा सकते, तो हम किसी को इल्जाम दे दें, ये बात मुनासिब नहीं। आखिरी पैगाम मैं ये समझता हूँ कि PTI गवर्नमेंट को अवाम के रिलीफ के लिए इन्होंने आज तक कोई पैदावारी सलाहियत का मुजाहरा नहीं किया कि जिससे अवाम की रोजगार की आमदनी बढ़ाने में कोई ना कोई पेशरफ हो सके। कोई एक्सपेंडिचर आज तक नहीं दिया, पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए कोई ऑप्शन या किरदार अदा नहीं किया। जब ये सारी नालियां, रोजगार अगर बढ़ जाता, लोगों के पास सरमाया आ जाता, मजदूरी मिल जाती, तो शायद आज महंगाई का इतना रोना न रोया जाता। महंगाई जब उसी वक्त होती है जब अवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो जाती है, उनके पास मजदूरी नहीं होती, रोजगार नहीं होता। लिहाजा सबसे पहले PTI गवर्नमेंट अगर रहना चाहती है, जो शायद मुश्किल लग रहा है, तो वो रोजगार के मौके पैदा करने के लिए अपना किरदार अदा करे। जी हाजी अब्दुल मजीद साहब, मैं तो पहले भी बता चुका हूँ कि PTI ने कोई काम नहीं किया और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि कोई काम करेगी। चार साइड देख लो, किसी साइड पे सड़क नहीं बनी हुई, किसी साइड पे ये हमारा छोटा सा अस्पताल था वो भी शहर से इन्होंने छीन लिया है। मैं एक दिन उधर अपनी वाइफ को लेकर गया अस्पताल में, तो उधर मुझे डॉक्टर नहीं मिला, जो मेजर साहब बोल रहे हैं ना कि उधर अस्पताल बन गया है। मैं वापस लाकर, ये इजाज जंजुआ साहब भी मेरे साथ थे, वापस लाकर मैं प्राइवेट अस्पताल में ले गया हूँ। उधर भी अस्पताल में कोई काम नहीं होता। बाकी जो है ना, गरीब आदमी के लिए कोई भी सोच नहीं रहा इस हुकूमत में। इंशाअल्लाह जो भी आएगा गरीब के लिए सोचेगा, वो आने वाला वजीर आजम होगा।
ये इंशाल्लाह हमारी है। ले जी, हमने जो है वो मेजर जुल्फ़कार अली गोंदल साहब जो ज़िली सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आसफ बशीर बागड़ साहब ज़िली सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैंने गैर जानबदार कोशिश की है कि रह के उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप तक दोनों लीडरान का पहुँचाने की, तो हमने जो है अपना किरदार अदा किया है। तो मेजर जुल्फ़कार साहब का वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाने पर बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आसफ बशीर बागड़ साहब का नहीं, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों अहबाब ने और दूसरे एजाज अहमद जंजुआ साहब ने और हाजी मिर्ज़ा अब्दुल मजीद साहब ने इतना वक्त निकाला। आपसे ये भी गुजारिश है कि मंडी बहुद्दीन का 94 एक आवाम का प्लेटफार्म है, इस पे थोड़ा सा टाइम निकाल के तशरीफ भट्टी साहब अलीमत ताजरान की मीटिंग प्रोवाइड कर रहे थे क्योंकि इश्तिहार में उनका नाम भी शामिल किया गया था, वो इस वजह से नहीं आ सके। तो गुजारिश है कि कभी कभी तशरीफ़ लाया करें ताकि बैठ के थोड़ी सी गपशप हो जाया करे। इसी के साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर को 94 स्टूडियो से इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ किसी नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।